हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा क्या पिछला टॉपिक जो था हमारा वो था ड्यू टू नॉन कंडक्टिव शीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। जो थर्ड हमारा है टॉपिक वो है कंडक्टिंग शीट की वजह से किसी पॉइंट पी पर फील्ड निकालना। ठीक है, तो ये थर्ड एप्लीकेशन है हमारा किसका, गॉस लॉ का। दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा एप्लीकेशन है। नाम क्या है इसका, टू फाइंड electric field intensity due to a uniformly charged infinite conducting sheet। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ठीक है भाई। अब इसमें जो शीट है वो कैसी होगी, कंडक्टिंग। अब डिफरेंस क्या है कंडक्टिंग शीट या नॉन कंडक्टिंग शीट में, वो देखिए आप। जो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन कंडक्टिंग शीट एंड नॉन कंडक्टिंग शीट वो क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग शीट में तो आप जहाँ चार्ज देते हो केवल वहीं पर चार्ज जो है क्रिएट होता है। मतलब जहाँ पर आप चार्ज प्रोवाइड करते हो शीट को वहीं पर चार्ज जो है वो स्प्रेड होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग जो कंडक्टिंग शीट होती है उसमें दोनों सरफेसेस पर, मतलब एक सरफेस पर दोगे तो दूसरी सरफेस पर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है चार्ज। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात कंडक्टिंग शीट में ये होती है कि कंडक्टिंग शीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो पहले डिफरेंस लिख लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन कंडक्टिंग and conducting sheet is that in non-conducting sheet the charge is only there where it is provided। मतलब जहां दोगे केवल वहीं पर चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, द चार्ज इज ओनली देयर वेयर इट इज प्रोवाइडेड। समझ में आ गई। बट इन कंडक्टिंग शीट चार्ज is uniformly distributed on the both surfaces। यानी कि दोनों पर आ जाएगा, on the both surfaces। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो कंडक्टिंग शीट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक है। ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting sheet is zero। बात समझ में आ रही है आपको। तो डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। नॉन कंडक्टिंग में तो क्या होता है कि आप जहां चार्ज प्रोवाइड करोगे केवल वही होगा। पिछला जो हमने नॉन कंडक्टिंग शीट पढ़ी थी तो हमने एक सरफेस पर दिया था, दूसरी सरफेस की हमने बात ही नहीं की थी। ठीक है, कि दूसरी सरफेस पर चार्ज है कि नहीं है। लेकिन कंडक्टिंग शीट में दोनों ही चार्जेस पर, चार्ज आप कहीं पर भी दो, दोनों ही चार्जर पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो स्प्रेड हो जाता है। आप एक जगह दोगे तो दूसरी जगह भी वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात कि जो कंडक्टिंग शीट होती है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले ली। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, कंडक्टिंग शीट। फिर से ये कैसी है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। तो चार्ज जो है पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। अब चार्ज दोगे तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है स्प्रेड होगा। ठीक है, इससे यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, इससे P
एक पॉइंट है जो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, वही हमेशा की तरह r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारा वही है, वो दोबारा से नहीं बता रही हूँ मैं, पेपर में भी नहीं करना, जितना बता रही हूँ उतना ही करना है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि इस शीट से इधर की साइड पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, एक गाउसियन क्या मानते हैं, सरफेस मान के चलते हैं। ठीक है, तो गाउसियन सरफेस हम मानते हैं एक सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये लाइन सीधी बनाना, ठीक है, ये इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप ये देखो कि हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया। अब नॉन कंडक्टिंग में तो हमने क्या कहा था कि एक सरफेस पर था चार्ज, तो हमने एक सिलेंडर को कैसे माना था, इधर भी सिलेंडर का पार्ट था आर पार्ट और इधर भी सिलेंडर का आर पार्ट, दोनों साइड था। लेकिन यहाँ पर इसके केवल एक ही साइड पे आपको क्या मानना है, गाउसियन सरफेस मानना है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। समझ में आ गई। फिर से इसमें तीन क्या है, सरफेसेज हैं, एक कर्वी सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस पर ही आपका पॉइंट पी होना चाहिए। समझ में आ गई। और ये जो इसका बीच का पॉइंट है या ओ पॉइंट है वो दूसरी स्फेरिकल सरफेस पर है। ठीक है, तो आपको तीन सरफेस दिख रही होगी, ये वाली, इसको मैंने कह दिया मान लो S1, ये हो गई आपकी S2 सरफेस और ये हो गई आपकी S3 सरफेस। इन पर मैंने एलिमेंट मान लिए, एरिया एलिमेंट है ना, इस पर एक एरिया एलिमेंट मान लिया और इस पर भी मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, इसको मैंने कह दिया DS2, ये जो होगी ये होगी DS1 और ये जो होगी ये क्या होगी, DS3। समझ में आ गई बात आपको। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यही तो होगा, लेकिन इस वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई, यानी कि इस वाली इस पर किस साइड पे होगा, इस साइड। तो ई और DS3 के बीच में यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री एंगल। लेकिन मेन बात क्या है कि ये जो सरफेस है अंदर वाली, यानी कि सिलेंडर की ये वाली जो सरफेस है ये कंडक्टिंग शीट के अंदर आ रही है, और कंडक्टिंग शीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है भाई, 0। तो डायरेक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या माना, ये तो थी हमारी S3 सरफेस, उस S3 सरफेस पर ये कोई एलिमेंट है DS3। बात समझ में आ गई, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है भाई, तो ये हमारी ये कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट के चारों तरफ जो चार्ज है वो स्प्रेड हुआ है यूनिफॉर्मली। ठीक है भाई, तो हमने जो जो दिखाया यहाँ पे वो एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम a conducting sheet is present, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 inside the sheet, ठीक है, a point P is placed at small r distance from point O where electric field have to be find। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, बिंदु P पर। ठीक है, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल Gaussian surface a cylindrical Gaussian surface, ठीक है, of लेंथ r। ठीक है, ये डिस्टेंस पूरी r है, तो जो सिलेंडर है उसकी लेंथ भी कितनी होगी, r होगी। समझ में आ गई। ठीक है, तीन सरफेसेस हमें दिख रही है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो कर्वी और दो स्फेरिकल। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल
एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज एस, यानी कि ये दोनों, या फिर आप कह दो कि सिलेंडर की जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, एस है। समझ में आ गई बात आप सभी को। अब देखें, चार्ज एनक्लोज्ड इन द कंडक्टिंग शीट, समेशन क्यू, वो कितना होगा, क्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्यू चार्ज स्प्रेड किया हुआ है तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू। अब काम किसको लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरफेसेस की, तो जो काम आएगी वो क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय द डेफिनेशन ऑफ। अब तो आपको समझ में आता होगा, है ना, कई बार यूज कर लिया आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एस। समझ में आ गई बात आपको। बाय गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस है, इक्वेशन नंबर 2। अब जो टोटल फ्लक्स है वो इन तीनों सरफेसेस से जाने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर नेट फ्लक्स विल पास थ्रू S1, S2 एंड S3 सरफेस। तो कितना होगा, फाई होगा हमारा E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। ये देखो ना, DS1, DS2, DS3 एंगल बताना है आपको, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, 2 और 3, ये जो फाई है यहाँ पे मैं इसकी जगह पर ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, तो 3 को किस में रख रही हूँ मैं, 2 में, है ना। ये काम तो तीसरी बार कर रहे हैं हम, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो जो टोटल फ्लक्स फाई है वो इन तीनों सरफेसेस से पास होने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। एंगल क्या क्या है भाई, ई जो है वो DS1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, ई इज परपेंडिकुलर टू DS1, है ना। ई इज पैरेलल टू DS2 के तो कैसे है, पैरेलल। और तीसरा जो यहाँ पर सरफेस के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है 0 ही है। ठीक है, फॉर S3 सरफेस E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, और इसमें कैसा है, पैरेलल है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा आपका, cos 90 की वैल्यू E डॉट ds है, तो E डॉट ds है, इसका मतलब क्या है, E ds1 cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल 0 हो गया, है ना। ये भी 0 हो गया, केवल बचा बीच वाला, तो आप क्या लिखोगे इसको, E ds2 इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले लो, DS2 इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS2 कौन सी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो जो DS2 है उसका एरिया हो गया S, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, एस से एस कट गया, तो आपके पास E इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग शीट के लिए E कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा। इसमें कितना आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर टू दी कंडक्टिंग शीट। समझ में आके बता देना, एन कैप इज दी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी शीट। समझ में आ गई। अब जो E है वो कैसे है, सिग्मा के तो प्रोपोर्शनल है और R पर डिपेंड नहीं करता, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, E और R और E और सिग्मा में कैसे ग्राफ बनेंगे, E और R और E और सिग्मा में, सिग्मा के तो प्रोपोर्शनल है और R पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आगे बात आपको, देखो ना। लेकिन फर्क क्या है, नॉन कंडक्टिंग में आता है E अपॉन सिग्मा, E इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीके से नॉन कंडक्टिंग शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टिंग शीट का आधा होता है। समझ में आ गई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वीडियो, उसमें हम नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन शुरू करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। तो वायर की वजह से हो गया, दोनों शीट की वजह से हो गया, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की वजह से। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, ओके, थैंक यू।